भारत का ओलंपिक में एथलेटिक्स मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने देश को इस खेल में गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया, जिसके बाद वो काफी भावुक नजर आए। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह समेत हर उस एथलीट को समर्पित किया जो ओलंपिक के मेडल से चूक गए थे। नीरज चोपड़ा ने ये उम्मीद भी जताई है कि उनके पदक जीतने से भारत में एथलेटिक्स में बड़ा बदलाव होगा। नीरज, can you just show me that medal? नमस्ते मैम। Namaste. Wow. Congrats. I'm really proud of you. Thank you so much मैम। आप सभी जो सीनियर एथलीट हमारी प्रेरणा है और आप सभी की मेहनत काफी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, क्योंकि आप सभी ने जो इंडिया के लिए किया है और हम आपके सभी सीनियर एथलीट के कदमों पे चल रहे हैं और कोशिश करें कि हम और बेटर करते जाएं और आगे आने वाली जनरेशन अपनी एथलेटिक्स में और अच्छी हो। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने कहा कि पूरे देश को आप पर गर्व है, आपने सभी को बहुत खुश कर दिया है। कुछ समय पहले नीरज जख्मी हो गए थे, जिस वजह से उनकी ट्रेनिंग पर काफी असर पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और टोक्यो ओलंपिक में कमाल कर दिखाया। पानीपत ने पानी दिखा दिया। सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ, तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया। हरियाणा सरकार ने एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा के लिए 6 करोड़ रुपए के नगद इनाम की घोषणा की। इसके अलावा प्रथम श्रेणी अधिकारी की सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या भाले वाला लठ गाड़ दिया। छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड पदक जीतने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। नीरज चोपड़ा के परिवार वालों को भी लगातार बधाइयां मिल रही हैं। नीरज के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व है। वहीं नीरज की मां ने कहा कि बेटे के देश लौटने पर उसका शानदार स्वागत किया जाएगा। कुश्ती में बजरंग पूनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है। भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हरा दिया। सूबेदार नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर कमाल किया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। इस मौके पर राजपुताना राइफल्स के जवानों ने इस कामयाबी पर जश्न मनाया। तमाम जवानों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल ने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इस कामयाबी पर सबसे ज्यादा खुशी उनके कोच रह चुके नसीम अहमद के चेहरे पर दिखी। पंचकुला में नसीम अहमद ने लोगों के साथ इस जीत का जश्न मनाया। उन्होंने नीरज चोपड़ा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ये नीरज का नहीं, देश का मेडल है। कोलकाता में भी खेल प्रेमी झूम उठे। ओलंपिक आयोजन के आखिरी दूसरे दिन इस शानदार कामयाबी पर वहां लोग जमकर झूमे। तिरंगे और अबीर के साथ लोगों ने खुशियां मनाई। लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को अपनी यादों में समेटा और एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। बिहार के छपरा में नीरज चोपड़ा की कामयाबी को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी, साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की। टोक्यो में तिरंगा लहराते ही लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कानपुर में भी जीत का जश्न मना। खुशी के इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी की और भारत माता की जय के नारे भी लगाए।
ओलंपिक में कल का दिन भारत के नाम रहा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। इस जीत का जश्न भी देश ने मनाया। इसकी सबसे शानदार तस्वीर बजरंग पूनिया के घर सोनीपत में दिखी। वहां ढोल नगाड़ों के साथ बजरंग पूनिया के फैंस ने सेलिब्रेट किया, जमकर आतिशबाजी की। ढोल की थाप पर परिवार वाले भी झूमते नजर आए। अब घर वालों को बजरंग के घर लौटने का इंतजार है। जोरदार स्वागत की तैयारी है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। ये रेड 13 जिलों में हो रही है। जम्मू, श्रीनगर और अनंतनाग में भी एनआईए का एक्शन है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए का ये बड़ा ऑपरेशन है। इस छापेमारी में जम्मू कश्मीर पुलिस भी एनआईए के साथ मौजूद है। रांची के नामकुम इलाके में गैस लीकेज की वजह से एक घर में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर लीकेज होने से घर में अचानक आग लगी। देखते ही देखते घर के मुखिया, उनकी पत्नी और 8 महीने की बच्ची शोलों की चपेट में आ गए। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना में घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। जालौन में शनिवार को कालपी में यमुना नदी की बाढ़ देखने गए कई युवक सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गए। उन युवकों से भरी नाव पलट गई। 2 ने कूदकर जान बचा ली, लेकिन बाकी लड़के नदी में डूब गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू में लगा दिया। अब तक 2 के शव मिले हैं, जबकि 2 अभी भी लापता हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का दूसरा दिन है, जहां वो विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। कल दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा और मंत्रियों के बीच हुई बैठक में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। वहीं 4 एमएलसी के मनोनयन को लेकर भी मंथन हुआ। मंत्रियों के अलावा बैठक में संगठन और पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं जेपी नड्डा ने पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन में शिरकत की और उन्हें आगे की तैयारियों का मंत्र दिया। यूपी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अगस्त के कार्यक्रम तय किए हैं। 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस से 15 अगस्त तक महापुरुषों की प्रतिमा और स्मारकों की बैठकें आयोजित होंगी। महापुरुषों की प्रतिमा और स्मारकों की सफाई का अभियान चलाया जाएगा। 10 से 20 अगस्त तक विधानसभा के हिसाब से बैठकें आयोजित होंगी। ये बैठकें विधानसभा प्रभारी लेंगे। 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान शुरू किया जाएगा। 27,000 बूथ पर पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करेगी। यूपी में अब्बाजान के योगी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में अखिलेश के सवाल का जवाब देते हुए योगी ने मुलायम सिंह को अब्बाजान कहकर तंज किया था, जिस पर अब अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। जातीय जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने की मांग को लेकर आरजेडी ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी ने धरना प्रदर्शन किया। पटना में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में सड़क पर उतरे आरजेडी नेताओं को पुलिस ने रोका तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बारिश की वजह से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। कोटा के सांगोद में स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। साथ ही कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं, ताकि सैलाब के बीच फंसे लोगों को निकाला जा सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। हाड़ौती संभाग के अंदर तेज बारिश और लगातार बारिश के कारण कई जगह बाढ़ के हालात बन चुके हैं। देर रात्रि को सांगोद और 2 गांवों के अंदर टापू करने के कारण भयंकर स्थिति हो चुकी थी। रात को ही केंद्रीय होम सेक्रेटरी से बात करके, राज्य के होम सेक्रेटरी से बात कर राज्य से रिक्वेस्ट भिजवाई और एक हेलीकॉप्टर मंगाया गया, ताकि अगर रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको रेस्क्यू किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के गुना के सोंडा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रशासन ने 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में आई उफान से पूरा गांव पानी के बीच घिर गया था और इसका संपर्क पूरी तरह से कट गया था। एमपी के साथ ही राजस्थान प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 6 घंटे की कोशिशों के बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया। गाँव से निकाले गए लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। पार्वती नदी में पानी कम होने के बाद ही इन लोगों का गाँव लौटना संभव हो सकेगा। एनडीआरएफ के जांबाज इन जवानों ने लगातार ऑपरेशन करके बाई बोट और बाई हेली दोनों ही कमांड ऑपरेशन कर करके यहाँ पे लगभग 150 लोगों के लगभग हम लोगों ने निकाल दिया है और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है कि और अभी अगर व्यक्ति होंगे तो हम निकालेंगे। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में लगातार बारिश की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अशोकनगर के बहादुरपुर कस्बे में केथन नदी का पानी कई बस्तियों में घुस गया है और लोग यहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे हालात के बीच बहादुरपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस वाले ने 35 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। यूपी के औरैया जिले में इन दिनों यमुना नदी अपना कहर बरपाए हुए है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से अजीतमल इलाके के कई गांवों में पानी भर गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से महज 1 मीटर की दूरी पर है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। गंगा नदी का जो जलस्तर वाराणसी में है वो डेंजर लेवल पे चेतावनी बिंदु पर 70.26 मीटर होता है। अब वर्तमान में आज सुबह की स्थिति के अनुसार 70.36 मीटर पे वो बह रहा है। तो 0.1 जो मीटर है वो चेतावनी बिंदु से गंगा ऊपर आ चुकी है। इस कारण से हमारे शहर के 3-4 एरिया में जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी भरा है। इसमें कोनिया सरैया का एरिया है। लगभग 200 परिवार डिस्प्लेस होके अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में ठहराए गए हैं। उनको राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश न होने की वजह से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम शहर में नहीं है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के गंभीर हालात हैं। इन सब के बीच वहां लोगों का गुस्सा प्रशासन की सुस्ती को लेकर फूटा। राहत नहीं मिल पाने से नाराज प्रभावित लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। जब अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे तो भीड़ ने तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके। यूपी के फतेहपुर के जाफरगंज इलाके में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव के अंदर पानी घुस गया। इस वजह से गांव के लोग बाढ़ में फंस गए। उन सभी लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। यूपी के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी और तमाम अधिकारी प्रभावित इलाके में पहुंचे। मंत्री ने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने का आदेश दिया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। नदियों में उफान से अब लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। गंगा यमुना के तटीय इलाकों और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सरोरी और छोटा बघाड़ा इलाके में सैकड़ों घर और गलियों में पानी भर गया है। इन सब के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की नसीहत दी जा रही है। परिवार को अतिशीघ्र सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कष्ट करें। यूपी के हापुड़ में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। लोहिया पार्क में छेड़खानी करते युवक की 2 गार्डों ने जमकर पिटाई कर डाली। युवक का आरोप है कि पार्क में मौजूद एक युवती के साथ वो छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर रहा था। पिलखुआ विकास प्राधिकरण ने वीडियो को 1 हफ्ते पुराना बताया है। इस बीच दोनों गार्ड पर कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी ने यह कार्रवाई की है। 2 दिन पहले डासने में तैनात ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल योगेंद्र सिंह का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में योगेंद्र सिंह पर नशे में ड्यूटी देने और 3 लड़कियों से अभद्रता का आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में महिला ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। महिला ने 4 साल के बेटे को मार डाला, वहीं 7 साल के बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद महिला ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। लोगों के ऐन मौके पर आने से एक घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जा सका। वहीं महिला को भी अस्पताल में पुलिस के आने के बाद भर्ती कराया गया। ये थाना कटघर क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पुत्र की हत्या व अपने आप को और अपने अन्य पुत्र को घायल करने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। जानकारी में आया है
कि इस महिला ने अपने 4 साल के पुत्र की हत्या कर दी, अपने आप को और अपने 6.5 साल के पुत्र को भी मारने का प्रयास किया, जिसमें ये घायल हो गए। इन दोनों का इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। जानकारी में अभी तक ये आया है कि इसके पति और ये आर्थिक रूप से तंगी में चल रहे थे, जिसके कारण ये परेशान थी। उसी के चलते इसने अपने छोटे पुत्र की हत्या कर दी, अपने और अन्य पुत्र को भी मारने का प्रयास किया। अलवर में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और कई बार गैंगरेप किया। आरोपियों ने नाबालिग से 3 बार धमकी देकर पैसे भी ऐंठे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया है। टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने की खेल से जुड़े कोरोना के 22 नए मामले आने की पुष्टि। अब तक टोक्यो ओलंपिक से जुड़े मामले 404 के आंकड़े के पार पहुंचे। टोक्यो में तेजी से बढ़ रहे डेल्टा वेरिएंट से जुड़े केस। जापान में भी कोरोना के मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 10 लाख के पार पहुंचे कोरोना केस। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका और चीन में बढ़ी तनातनी। चाइना मीडिया ग्रुप ने अमेरिका को नॉर्थ कैरोलिना स्थित राल्फ बेरिक लैब की जांच कराने की दी थी नसीहत। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में वुहान से कोरोना के पहले मामले को लेकर जारी किए थे सबूत।